हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट। तो चलिए जानते हैं इसका सॉल्यूशन बिल्कुल विस्तार से। और आज रहेगा ज्योग्राफी का मॉक 1। प्रश्न पहला है, कौन सी जल डमरू मध्य यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बोस्फोरस, बी है बेरिंग, सी है जिब्राल्टर या फिर डी है डोबर जल डमरू मध्य। तो जब यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करने की बात आती है तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको टॉपिक वाइज में भी हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं। वहीं और क्या क्या जान सकते हैं पॉइंट। तो जब बात आई है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य की, तो ध्यान रखिएगा कि अटलांटिक महासागर को, किसको? तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तो भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये पॉइंट भी इसमें आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर बात करें कि यूरोपीय महाद्वीप पर, क्या लिख सकते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप पर, यूरोपीय महाद्वीप पर क्या करता है? स्पेन को, किसको? तो स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर, अफ्रीकी महाद्वीप पर किससे अलग करता है? तो मोरक्को से अलग करता है। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। अलग करता है, ठीक है। उसी तरह से ध्यान क्या रख सकते हैं कि ये क्या है, जो इसमें और क्या आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। जैसे एक सुंडा जल डमरू मध्य का ध्यान रखिएगा। किसका? सुंडा जल डमरू मध्य का। तो इसको ध्यान क्या रख सकते हैं कि हिंद महासागर को, किसको? तो हिंद महासागर को क्या करता है? पूर्वी एशिया से जोड़ने वाला क्या है? एक मार्ग है। हर छोटा छोटा पॉइंट आपको नोट डाउन जरूर करना है। और बाकी आपको पूरा पढ़ाया हुआ है प्रमुख जल डमरू मध्य जल संधि, तो आप लोग वीडियो को जाके देख सकते हैं। बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है शनि और बृहस्पति के बीच, या फिर मंगल और बृहस्पति के बीच, या फिर पृथ्वी और मंगल के बीच, या फिर शनि और यूरेनस के बीच। तो जब बात आती है क्षुद्र ग्रह का, तो ये मंगल और बृहस्पति का बीच। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वहीं बात करें कि अगर पूछ दे कि क्षुद्र ग्रह होता क्या है, तो ये आपको पता भी होगा, हालांकि सेंटेंस के रूप में ध्यान रख लीजिएगा कि तारों, ग्रहों और किसके अलावा? तो उपग्रहों के अलावा, उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। और इन्हीं पिंडों को ही क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे कि 4 सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का क्रम क्या होगा? 4 सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, तो उसमें आप ध्यान रख सकते हैं। पहला नंबर पर क्या नाम होगा? सेरेस। कौन सा? तो सेरेस। दूसरा नंबर पर अगर बात करें तो बेस्टा। कौन सा हो जाएगा? बेस्टा। तीसरा नंबर पे बात करेंगे प्लास। और चौथा नंबर पे बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? हाइजिया। ये 4 सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो ये सेरेस की जब बात आती है तो ये इसमें आप एक पॉइंट ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि क्षुद्र
क्षुद्र ग्रह बेल्ट का एकमात्र बौना ग्रह है कौन? तो सेरस एकमात्र क्या है? बौना ग्रह के अंतर्गत भी ये आ जाता है। चलिए बढ़ेंगे आज के तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। चीन के साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती है, यानी कि किसकी सीमा साझा नहीं होती है पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूस, यानी इसकी तो होती है। बी है अफगानिस्तान, इसकी भी होती है। सी है मंगोलिया, इसकी भी होती है। लेकिन जो कंबोडिया है इसकी सीमा साझा नहीं होती है। ठीक है, वहीं आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आपसे पूछ दे कि चीन की सीमाएं जो है कितने देशों के साथ लगती है, तो 14 संप्रभु, चीन की जो सीमाएं हैं 14 संप्रभु देशों के साथ लगती है, देशों के साथ लगती है। ये एक पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, वहीं और क्या, वहीं जब बात आती है चीन की, तो चीन का ध्यान रखिएगा कि आधिकारिक तौर पर, किस तौर पर? तो आधिकारिक तौर पर नोट डाउन करते हुए चलना है। और ज्योग्राफी का आज पहला मॉक ही स्टार्ट हुआ। इसका क्या है आधिकारिक तौर पर इसका नाम? तो पीपुल्स, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर लेंगे, जो कि पूर्वी एशिया में एक देश है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? ये पूछा जा रहा है। तो ये जो ग्रह हो जाएगा कौन सा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। हो सके आपसे ये मिक्सअप ही पूछ दे। वहीं आपको अच्छे से पता होगा शुक्र के बारे में कि इसे क्या कहा जाता है? तो भोर का तारा। क्या कहा जाता है? भोर का तारा या फिर शाम का तारा। सबको किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और शुक्र ग्रह की जब बात आती है तो पृथ्वी का सबसे, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह भी शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। क्या है? तो सबसे चमकीला ग्रह के अंतर्गत भी आता है, चमकीला ग्रह के अंतर्गत भी आता है। छिपे हुए ग्रह भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छिपा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और क्या जान सकते हैं इसको? पृथ्वी का, इससे जितना पॉइंट पूछ सकता है जान लीजिए। इसको पृथ्वी का जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, और बुध से भी ज़्यादा गर्म ग्रह में आता है कौन? तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा कि शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है। देख लीजिए कितने सारे पॉइंट बन जाते हैं एक प्रश्न से। सबसे गर्म ग्रह है कौन? तो शुक्र है। ठीक है, और आपको पता है कि शुक्र ग्रह पर क्या है? पानी नहीं है इस ग्रह पर, यानी कि इस पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत में बिहार के संदर्भ में जम्मू कश्मीर तथा गोवा का स्थान क्या है? तो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर और गोवा की जब बात आएगी तो ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन? ए है पूर्व और पश्चिम, तो नहीं। बी है पश्चिम और पूर्व। सी में आ गया उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो यही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करेंगे, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ये बिहार है तो ये 13वां सबसे बड़ा राज्य है। कैमा है? तो 13वां सबसे बड़ा राज्य है, जो कि भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ है स्थित है? तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है।
स्थित है। ठीक है, वहीं और क्या जान सकते हैं, जो सबसे छोटा राज्य जो गोवा है, यहीं पर लिख देते हैं कि जो सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा, वो कहाँ स्थित है। तो उसके बारे में तो अभी जान गए कि भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है और आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, स्टेटमेंट रिलेटेड है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको दिख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो कथन देख लेते हैं। कथन ए में है कि हिंद महासागर का जो क्या है, आकार है, एस है, ये सही है या फिर गलत है, ये हमको देखना है। तो हिंद महासागर का जो आकार है वो क्या है, गलत दिया हुआ है। आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्यों गलत है। बी में है कि हिंद महासागर का एस आकार प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। तो जब इसका आकार एस है ही नहीं तो सेकंड वाला भी सेंटेंस गलत ही दिया हुआ है, यानी कि दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चूंकि अगर आकार एस नहीं है तो फिर क्या है, तो इसका ध्यान रखिएगा, आकार क्या हो जाएगा, विशाल अक्षर एम है। क्या है, एम है, इसलिए इसका गलत हो गया। ठीक है, वहीं पे आप ये क्या नोट डाउन कर सकते हैं कि एम के रूप में वर्णित किया जा सकता है और एम के पूर्वी भुजा, कौन भुजा, तो एम के पूर्वी भुजा इंडो चाइना प्रायद्वीप, इंडो चाइना प्रायद्वीप क्या है, जावा द्वीप, जावा द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के, किसके, तो ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के क्या है, पश्चिमी तट से बना है, पश्चिमी तट से बनी है। तो ये एक पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर इसमें आप जानना चाहें तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह जो अक्षर है यानी कि एम, ये उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के बीच, किस रेखा के बीच, तो कर्क रेखा के बीच दक्षिणी गोलार्ध में, इस तरह से लिख सकते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में पूछे तो क्या हो गया, कर्क रेखा के बीच, और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा मकर रेखा से, मकर रेखा से 40 डिग्री, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश की रेखा, दक्षिण अक्षांश की रेखा तक क्षेत्र को क्या करता है, ये कवर करता है। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिहार के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पूर्वी भाग में कितने प्रतिशत की वर्षा होती है, कितने भाग में प्रतिवर्ष कितनी वर्षा होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये कितना होता है, ऑप्शन ए है 100 सेंटीमीटर, बी है 150 सेंटीमीटर, सी है 200 सेंटीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है 150 सेंटीमीटर वर्षा। तो ऑप्शन नंबर बी। और ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट में से एक है, यानी कि बिहार के जो पूर्वी हिस्से में है, आमतौर पर सालाना की बात करें तो लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात कर लें तो इस क्षेत्र में जो है पश्चिमी भाग की तुलना, अगर बात करें पश्चिमी भाग की तुलना जो है क्या है, अधिक वर्षा होती है। तो सेंटेंस में दिया हुआ भी है, अधिक वर्षा होती है, ये ध्यान रख सकते हैं। जो क्या करती है, जो मानसूनी हवाओं की नमी को, मानसूनी हवाओं की नमी की मात्रा में, किसकी मात्रा में, तो मानसूनी हवाओं की नमी की मात्रा में कमी के कारण क्या होता है, कम होता है,
कमी के कारण कम होता है। बेसिक रूप से आपको इसलिए लिखाया जा रहा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो समझने में, इसलिए इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ख़ास करके बिहार शिक्षक भर्ती वाले तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस ना करें, जो भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आएंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से आपको जीके जीएस का हर विषय का फुल सॉल्यूशन दिया जा रहा है, और हर सप्ताह आपको मैराथन क्लासेस भी मिलते रहेंगे। और मैराथन में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस कराया जा चुका है 3 घंटे लगातार। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए। और आप लोग कमेंट भी किया कीजिए कि कैसी वीडियो लगती है, कैसा क्वेश्चन का लेवल लगता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जुड़ सकते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। 8वां नंबर प्रश्न आ गया है, शत्रुंजय पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, या डी है गुजरात। तो जब बात आएगी शत्रुंजय पहाड़ी की, तो ये गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वहीं इससे संबंधित अगर हम बात करें तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो शत्रुंजी नदी के तट पर। तो ये ध्यान रह जाएगा कि जो पहाड़ी नाम का है वही नदी है, तो शत्रुंजी नदी के तट पर स्थित है शत्रुंजय पहाड़ी, ठीक है। वहीं बात करें तो ये जो पहाड़ी है किसके लिए पवित्र स्थान है? तो जैन के लिए, यानी कि जैनियों के लिए क्या है? पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है। वही बात अगर आई है जो ऑप्शन ए में है, क्या है? कर्नाटक। तो ये इस तरह से लिख देते हैं ए, यानी कि कर्नाटक की जब बात आएगी तो यहाँ कुछ पहाड़ी का ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे चिकमगलूर पहाड़ियाँ, कौन पहाड़ियाँ? तो चिकमगलूर हो गया, या फिर क्या हो गया? कुर्ग हो गया, या फिर बाबा बुदनगिरी हो गया, बाबा बुदनगिरी, ये सब पूछा जाता है। या फिर मिलान के रूप में आपसे पूछ देगा। तो ये सब कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका आंध्र प्रदेश का पूछ देता, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या था? आंध्र प्रदेश। तो इसका ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। तिरुमाला की पहाड़ियाँ, तिरुमाला पहाड़ियाँ हो गया, नल्ला मला पहाड़ी हो गया, ये सब आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक और ध्यान रखिएगा जो पूछ सकता है, पलकोंडा पहाड़ी, कौन पहाड़ी? पलकोंडा पहाड़ी, ये आंध्र प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर ले, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो मध्य प्रदेश में आप ध्यान रख सकते हैं क्या? एक पंचमढ़ी, जो काफ़ी भर भर के एग्ज़ाम में, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो। एक अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। चलिए सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप से भी जाके जुड़ सकते हैं। किस मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत पर हावी होती है? ऑप्शन ए है शरद ऋतु, बी है मानसून ऋतु, या फिर सी है गर्मी, या फिर डी है क्या? सर्दी। तो आपको अच्छा से पता होगा क्या कि जब उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं जब भारत पर हावी होती है सर्दी में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें और क्या इसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि जो ये हवा है ये नवंबर महीने से कब तक? फरवरी तक भारत पर हावी होता है। तो महीना भी आप क्या करिएगा? ध्यान में रख लीजिएगा। वहीं और क्या इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं सेंटेंस के रूप में? तो ध्यान रख सकते हैं कि हिमालय से शुष्क और ठंडी
ठंडी हवा जो है भारतीय मैदानी इलाकों की ओर, भारतीय मैदानी इलाकों की ओर क्या करते हैं, लाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जिसके परिणाम स्वरूप की अगर हम बात करें, परिणाम स्वरूप आप ही लोग के लिए लिखा जा रहा है ताकि नोट डाउन कर सके। आसमान जो है वो क्या होता है, साफ होता है और स्टेटमेंट के रूप में ही क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, खासकर का जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करा रही है। और नमी भी क्या होता है, कम होता है, नमी कम होती है। तो किस तरह से आपसे प्रश्न पूछ दे, हर तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। और ये तो आपको पता ही है कि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं होती हैं उसको शीतकालीन मानसूनी हवा भी कहा जाता है। शीतकालीन मानसूनी हवा के नाम, हवा के रूप में भी जाना जाता है, रूप में भी क्या होता है, जाना जाता है। और सारे क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही दिए जा रहे हैं, सारे विषय के। चाहे आपको टॉपिक वाइज पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपको प्रैक्टिस करना हो किसी सब्जेक्ट का, या फिर स्टैटिक जीके जीएस का मिक्स सेशन करना हो, हर तरह से आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। 10वां प्रश्न आ गया है कि डायमेटिना, कौन सा आ गया है, डायमेटिना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है हिंद महासागर, डी है आर्कटिक महासागर। तो जब बात आई है डायमेटिना ट्रेंच की तो ये है हिंद महासागर में। कहाँ है, तो हिंद महासागर में। और ये आपको अच्छे से पता होगा कि जो ये डायमेटिना ट्रेंच है ये दक्षिण पूर्व भारतीय बेसिन में क्या है, एक गहरी समुद्री खाई है। ट्रेंच मतलब वही सेंस हो गया, खाई का इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। और ये कितना, इसका अगर इसका पूछ दे कितना मीटर का गहराई है डायमेटिना ट्रेंच का, तो 8047 मीटर का अधिकतम गहराई के साथ ये है, अधिकतम गहराई है इसका 8047 मीटर। और ये क्या है, हिंद महासागर का, डायमेटिना ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर का क्या है, सबसे गहरा खाई है, सबसे गहरा खाई है डायमेटिना खाई। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, जो कि अधिक प्रसिद्ध जावा ट्रेंच से भी अधिक का है, गहरा है, ठीक है। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। भूगोल शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था। तो पहली बार इस्तेमाल जो किया था वो किसने किया था, तो एरास्टोनीज। और इसी को भी क्या माना जाता है, भूगोल का जनक भी। तो ये तो काफ़ी इजी प्रश्न हो गया, लेकिन कभी कभी आपको एक आध प्रश्न एग्जाम में भी इजी दिखेंगे, तो ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है और उसको हल्के में भी नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो वहीं और क्या इसमें जान सकते हैं, बस इसका ये जानिए कि कौन किसका, यही तो पूछता है कि भूगोल शब्द का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था। अब आपसे भूगोल का परिभाषा तो पूछेगा नहीं, तो जिसमें कुछ ज़्यादा डिटेल देना है नहीं। आज आगे बढ़ जाएंगे 12वें नंबर पर। और 12वें नंबर पे जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट में से एक है, बोकारो स्टील प्लांट जो कि 1964 में भारत में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है सोवियत संघ, बी है स्विस, सी है जर्मन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब बोकारो स्टील प्लांट, इसका वर्ष भी ध्यान रखिएगा, 1964 की जब बात आएगी तो इसमें सहयोग किया गया था सोवियत संघ के द्वारा, ठीक है।
और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। उसी तरह से कुछ और स्टील प्लांट का जान लेते हैं, उसका पूछ लेता है कि उसमें कौन सा राज्य सहयोग किया, कौन सा देश। तो ये सब ध्यान में आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपसे जो काफ़ी बार रिपीटेड है उसको लिखना है, जैसे राउरकेला क्या है, स्टील प्लांट, ठीक है। तो ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी के सहयोग से। कब किया गया था, तो 1959 में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसी तरह से अगर दूसरा पूछे आपसे भिलाई, कौन सा, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ये किसके सहयोग से, तो ये किसके सहयोग से हुआ था, रूस के सहयोग से। कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। भिलाई स्टील प्लांट है कहाँ, तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। तो क्या पूछ सकता है, हर चीज़ को ध्यान रखना है। तीसरा पे आपसे पूछ सकता है दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि इसको किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम। और काफ़ी बार ये प्रश्न कई सारे प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछा भी गया। इसका ईस्वी क्या था, तो इसका भी था 1959, जो कि राउरकेला का भी था। और दुर्गापुर स्टील प्लांट ये कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। और बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, तो ये झारखंड में। ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश का भूमध्य सागर पर तट नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी है फ्रांस, सी है साइप्रस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो तट नहीं है वो कौन सा हो जाएगा, पुर्तगाल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगर बात करें भूमध्य सागर से, तो क्या आपको अच्छे से पता होगा कि भूमध्य सागर एक क्या है, अंतर महाद्वीप समुद्र है। क्या है, अंतर महाद्वीप समुद्र है, जो क्या करता है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, किससे, तो अटलांटिक महासागर से पूर्व में एशिया तक फैला है। तो ये भी पूछ सकता है कि विस्तार के रूप में, इसीलिए आपको इतना लॉन्ग सेंटेंस भी लिखाया जा रहा है, फैला है। और क्या करता है, यूरोप को, इसी में ऐड कर लीजिएगा कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। वहीं बात करें कि अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का सबसे गहरा हिस्सा, तब नाम उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैलिप्सो डीप। क्या हो जाएगा, कैलिप्सो डीप, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला के निर्माण के पहले चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रासाइट, बी है लिग्नाइट, सी है पीट, या डी है बिटुमिनस। तो कोयला कौन सा है जो पहले चरण का अगर प्रतिनिधित्व करता है, तो ये है पीट कोयला। जो पीट जो है क्या है, कोयले के निर्माण में पहला चरण है। तो हालांकि इसमें आपको पहले भी कई बार हम डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट है नहीं कि जो इम्पोर्टेंट है, तो किसी में बस आप क्वेश्चन आंसर भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एक एक चीज़ पढ़ाया हुआ है कई बार। तो आप लोग पुराना वीडियो भी जाके देखिए, हर चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। इग्लू क्या है? क्या पूछा जा रहा है? इग्लू। तो जब बात आई है इग्लू का, देख लेते हैं, बड़ा ऑप्शन है, ध्यान देना पड़ेगा। कालाहारी बुशमैन द्वारा शिकार किया जाने वाला एक प्रकार का जानवर तो नहीं, जानवर तो नहीं है, आपको पता भी होगा। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी निवासियों द्वारा पालतू बनाया जाने वाला जानवर, तो जानवर जब है ही नहीं तो फिर ये कहाँ से हो जाएगा। फिर प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले विशाल स्तनधारी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी है कि कठोर बर्फ के ब्लॉक से बना एक गुंबद के आकार का घर या झोपड़ी, जिसमें कौन सा रहता है? एस्किमो जनजाति रहता है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसका ध्यान आप रखिएगा कि इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन है, कई बार पूछा गया है, तो ये एस्किमो। और इग्लू अभी जान गए कि घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ के ब्लॉकों से बना होता है, यानी कि कह सकते हैं कि बर्फ से बना एक छोटा इमारत, बना एक क्या है? छोटी इमारत है, छोटी इमारत है। और इग्लू का निर्माण जो है, ये पूछ सकता है कि इसका जो निर्माण है सबसे पहले, हालांकि और भी डिटेल्स के साथ हम आपको डेली पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ही आज किया, इस पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो जो जैसा प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिया जा रहा है सॉल्यूशन। तो आप लोग और भी वीडियो जाके देख सकते हैं। निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो इन्यूट लोगों ने किया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रख लेंगे। सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। यात्सो भारत के निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर, या फिर हो जाएगा लद्दाख। तो यात्सो कहाँ हो जाएगा? लद्दाख की बात हो रही है, जो कि एक ऊंचाई वाली झील है। ठीक है, जो किसका चर्चा आया है? यात्सो का। यात्सो का जो कि लद्दाख में स्थित एक ऊंचाई वाली झील है। क्या है? ऊंचाई वाली झील है। और जैविक विविधता अधिनियम, अगर वो अधिनियम भी पूछ ले कि जैविक विविधता अधिनियम कौन सा, तो 2002 के तहत क्षेत्र की पहली जैव विविधता विरासत स्थल बनने की राह पर है। ठीक है, और यह लद्दाख में अपनी तरह का क्या होगा? पहला स्थल होगा। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं ये भी ध्यान रख सकते हैं कि समुद्र तल से 4820 मीटर की ऊंचाई पर, कभी कभी आपसे यही पूछ दिया जाता है। ठीक है, आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य के भागों में 400 साल पहले क्या पूछा गया? कुहुल नामक नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी। ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, या केरल, या फिर कर्नाटक। तो ये कुहुल नाम का जो नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, वो हो जाएगा कौन सा? हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। चूँकि ये जो कुहुल नहर सिंचाई है, इस तरह से लिख सकते हैं कि कुहुल नहर सिंचाई की जो बात आती है, तो ये क्या है? एक पारंपरिक कह सकते हैं, पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है, जो कि क्या करता है? सतही चैनल, इस तरह से लिख सकते हैं, सतही चैनल प्राकृतिक बहने वाली धाराओं को कहने का मतलब है जो खुद से उसको क्या करता है? खुद से पानी को मोड़ते हैं इसी सिंचाई प्रणाली के द्वारा।
मोड़ते हैं। ठीक है। और ग्लेशियरों से पानी को खेती तक जाने वाला छोटी नहरों में भी क्या होता है, डाला जाता है। और इसका निर्माण जो है रख रखाव गाँव के समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। ये सब आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए मिला, जो पढ़े होंगे उनको पता भी होगा। आ जाएंगे अगले प्रश्न पे। जहाँ समतल भूमि उपलब्ध हो वहाँ आवासों के निकट निर्मित क्षेत्र में बसी बस्ती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए ग्रिड बस्ती, बी है लाइन बस्ती, सी है भिखरी बस्ती, डी है सघन बस्ती। तो देखिए ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा, सघन बस्ती, जहाँ आवासों के निकट निर्मित क्षेत्र में बस्ती बसा हुआ हो। ठीक है। वहीं अगर इस बस्ती की हम बात कर लें तो ये क्या होता है, आम तौर पर जो सघन बस्ती होता है आम तौर पर उपजाऊ मैदानों और घाटियों में विकसित होता है। किसमें विकसित होता है, उपजाऊ मैदानों और घाटियों में विकसित होता है। ठीक है। वहीं और क्या जान सकते हैं कि इसमें जो सघन बस्ती है स्वच्छता और जल निकासी की समस्याएं हैं। आज ज्योग्राफी का मॉक 1 ही है। आगे और भी डिटेलिंग वाले क्वेश्चन और भी मिलेंगे। जैसा प्रश्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, पर सारे प्रश्न सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट ही होंगे। ठीक है। और उत्पादक भूमि के कारण क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पे। फिर से आप लोग से एक बार कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना है। और हर सप्ताह आपको एक महामैराथन क्लास भी मिलेगा। आज पहले कराया भी जा चुका है, साइंस का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का 3 घंटे लगातार, वो भी बिल्कुल फुल डिटेल्स के साथ आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। और सारे जो भी जीके जीएस कराए जाएंगे बिल्कुल एनसीईआरटी पर ही आधारित, और हर विषय के आपको मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न पे। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वहाँ भी जुड़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है? तो ये जो निकलती है कौन सी नदी, शत्रुंजी, जो कि अभी हम लोग जान चुके हैं किस पे कौन पहाड़ी स्थित है। बी में है भद्रा, सी में है धाधर, डी में है बैतरना। तो ये बैतरना नदी ही है जो क्या है, त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है। किस जिले में निकलती है, तो नासिक जिले में निकलती है। ठीक है। और ये त्र्यंबक पहाड़ी के 670 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। तो ये डाटा भी आपको ध्यान में रख लेना है कि कितने मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। ठीक है। वहीं अगर इससे बात कर लें तो यह भारत के महाराष्ट्र, इस तरह से लिख लीजिएगा कि यह भारत के महाराष्ट्र के नासिक जिला और कौन सा, पालघर जिला में, पालघर जिलों में क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है बैतरना नदी। ठीक है। तो यही सब आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बढ़ेंगे। हाँ, अगर पूछ दे कि जो बैतरना नदी है इसके बाएं क्या कहता है, बाएं किनारे की सहायक नदी, बाएं में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि बाएं किनारे की सहायक नदी का नाम क्या है। तो कुछ नाम ध्यान रख सकते हैं। पिंजल, क्या सब, कौन नदी, तो पिंजल नदी, देहराजा नदी। कौन नदी, तो पिंजल नदी और देहराजा नदी। अगर दाएं साइड का पूछ ले इसका सहायक नदी तो
तो दाएं में किसका ध्यान रखिएगा, सूर्या नदी, सूर्या नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस झील को गांधी सरोवर कहा जाता है? ऑप्शन ए है चौराबाड़ी ताल, या बी है नचिकेता ताल, या फिर आछरी ताल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा चौराबाड़ी ताल या फिर चौराबाड़ी झील भी कह सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, गांधी सरोवर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो क्या कह सकते हैं इसको, जो क्रिस्टल क्लियर चौराबाड़ी झील है, ये आसपास के हिमालयी चोटियों के शानदार दृश्य को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। या फिर गांधी सरोवर की जगह आपसे गांधी ताल भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये भी इसी को ही कहा जाता है। ये केदारनाथ मंदिर से, किस मंदिर से, इस तरह से लिख सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर से लगभग कितने दूरी पर स्थित है, तो लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है चौराबाड़ी ताल। तो जाके घूमिए, देखिए, जो भी केदारनाथ मंदिर जाते हैं उनको। वहीं बात करें कि इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, चूँकि 1948 की बात है जब महात्मा गांधी जी की कुछ अस्थियाँ जो क्या है इसी झील में विसर्जित की गई थी। तो आपसे ये भी कभी पूछ सकता है कि किस झील में कुछ अस्थियां महात्मा गांधी जी की विसर्जित की गई थी, तो चौराबाड़ी ताल झील में। और इसी के बाद इसका नाम बदलकर गांधी सरोवर कर दिया गया था। ठीक है। और बात आई है जब ये क्या बोलता है चौराबाड़ी झील की, तो इसमें भगवान शिव ने क्या किया था, सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। तो आपसे किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आ जाएंगे आज के लास्ट प्रश्न की ओर। पहाड़ का वह अंतराल जो प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसमें भी तो देखिए क्या जानिएगा, आंसर ही इसका जान सकते हैं। घाटी कहलाता है, राजमार्ग कहलाता है, दर्रा कहलाता है, या फिर हाईलैंड। तो ये दर्रा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो दर्रा है भूवैज्ञानिक संरचना के पहाड़ों की क्या है, पहाड़ों की श्रृंखला में एक स्थान है जो क्या करता है, आसपास की चोटियों से क्या है, कम है। दर्रा की बात हो रहा है और ये क्या करता है, पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। तो यही तो हमसे पूछा गया था। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और सॉल्यूशन YPJ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।